नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संदीप ग्रोवर एक नए एपिसोड लेकर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरें बताते हैं और साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो कॉर्पोरेट के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर, वॉल्ट डिज्नी अपने भारत के कारोबार को बेचने के लिए लंबे समय से बातचीत कर रही है। एपिसोड नंबर 95 में हमने आपको बताया था कि वॉल्ट डिज्नी की अपने भारत के स्ट्रीमिंग और टीवी कारोबार को बेचने के लिए गौतम अदानी और कलानिधि मारन समेत कई संभावित खरीदारों से बातचीत चल रही है। इन संभावित खरीदारों में कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स का नाम भी शामिल है। भारत के कारोबार में स्पोर्ट्स राइट्स के साथ साथ रीजनल स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी शामिल है। इन एसेट्स की बिक्री के लिए कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी है। इस हफ्ते मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी अपने इंडिया के ऑपरेशंस के लिए आरआईएल के साथ कैश और स्टॉक डील करने के करीब पहुंच गई है। इस सौदे में डिज्नी स्टार का कंट्रोलिंग स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास करीब 10 अरब डॉलर में जा सकता है। 23 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो आरआईएल का शेयर करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 24 अक्टूबर को खबर आई कि यह डील वैल्यूएशन को लेकर मतभेद के चलते फंस सकती है, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी को करीब 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन की उम्मीद है, जबकि आरआईएल 7 से 8 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है। 25 अक्टूबर को आरआईएल का शेयर 1/4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने 1 नवंबर से वायदा बाजार के सौदों के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की है, जो कि सेंसेक्स के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होंगे, बाकी सौदों पर नहीं। नए चार्जेस के मुताबिक 750 करोड़ रुपए से ज्यादा और 1500 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सौदों पर हर 1 करोड़ रुपए पर 3000 रुपए चार्ज लगेंगे। इसी तरह 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा और 2000 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सौदों पर हर 1 करोड़ रुपए पर 2500 रुपए की फीस लगेगी और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले सौदों पर हर 1 करोड़ रुपए पर 2000 रुपए का चार्ज लगेगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में बीएसई का मार्केट शेयर काफी धीरे धीरे बढ़ा है और ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाना ट्रेडर्स के नजरिए से और खासकर रिटेल निवेशकों के नजरिए से नेगेटिव हो सकता है। पर चार्जेस बढ़ाने की खबर से कारोबारी सत्र में शेयर ने 13% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1798 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि शेयर की क्लोजिंग 6.25% की बढ़त के साथ 1675 रुपए के स्तर पर देखने को मिले, क्योंकि एनएसई की तुलना में चार्जेस अभी भी 25 से 40% कम है। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए पीटीसी इंडिया के विंड पावर कारोबार के लिए सफल बोली लगाई है। ओएनजीसी ने पीटीसी एनर्जी को खरीदने के लिए 925 करोड़ रुपए की सफल बोली जमा की है। आपको बता दें कि ओएनजीसी के पास खुद की 189 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है और 2030 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 10 गीगावाट करने का कंपनी का लक्ष्य है। वहीं पीटीसी एनर्जी के पास करीब 289 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है। दरअसल ओएनजीसी ने 2038 तक जीरो कार्बन एमिशंस की स्थिति हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा पहले ही कर चुकी है। सोमवार 23 अक्टूबर को ओएनजीसी का शेयर लगभग 1% गिरकर और पीटीसी इंडिया का शेयर 9.25% गिरकर 133 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 26 अक्टूबर को खबर आई कि ओएनजीसी को अब वेनेजुएला से साल 2014 से ही पेंडिंग 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा के डिविडेंड मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों को ढीला किया है। आपको बता दें कि कंपनी ने वेनेजुएला के कई तेल गैस प्रोजेक्ट्स में निवेश करा हुआ है, जहां से अब डिविडेंड मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 26 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो ओएनजीसी का शेयर करीब 2.5% की गिरावट लेकर 180 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, ऑटो एंसिलरी कारोबार से जुड़ी कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी SAMIL ने 3 कंपनियों के अधिग्रहण की घोषणा की है। इन तीनों कंपनियों को खरीदने पर 380 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी। ये तीनों कंपनियां एरोस्पेस, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हैं। SAMIL ने फ्रांस की कंपनी ADI ग्रुप को करीब 310 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो विमानों और मेडिकल डिवाइसेस के लिए कंपोनेंट्स बनाती है। साथ ही एरोस्पेस, डिफेंस और सिक्योरिटी फर्म स्मार्ट को करीब 25 करोड़ रुपए में और मेडिकल इमेजिंग सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी इरिलिक प्राइवेट लिमिटेड को खरीदा गया है। सेमिल की ओर से ये तीनों अधिग्रहण अपने नॉन ऑटो कारोबार को और मजबूत करने की मंशा से किए गए हैं। सोमवार 23 अक्टूबर को कमजोर बाजार में भी संवर्धन मदरसन का शेयर करीब 0.5% की कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया था। पांचवी खबर, बीते वीकेंड पर ऐसी खबर थी कि टोरेंट फार्मा को देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक सिप्ला को खरीदने के लिए कम से कम 5 अरब डॉलर की फंडिंग के कमिटमेंट्स हासिल हो गए हैं।
कंपनी को ये कमिटमेंट्स विदेशी बैंकों के समूह से मिले हैं। आपको बता दें कि 90 साल से सिप्ला को चला रही हामिद फैमिली या प्रोमोटर्स इस कंपनी में अपनी करीब 33.5% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, जिसके बारे में हम आपको पिछले एपिसोड्स में जानकारी दे चुके हैं। भले ही टोरेंट फार्मा ने फंडिंग रेडी कर ली है, पर माना जा रहा है कि कंपनी 11 अरब डॉलर से नीचे के वैल्यूएशन पर ही डील करना चाहती है, जो कि सोमवार 23 अक्टूबर को करीब 11.5 अरब डॉलर के करीब थी। 23 अक्टूबर को सिप्ला का शेयर करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 1185 रुपये 70 पैसे के स्तर पर और टोरेंट फार्मा का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, एम्यूजमेंट पार्क्स और रिजॉर्ट्स का संचालन करने वाली कंपनी वंडरला हॉलिडेज के चेन्नई में स्थित थीम पार्क प्रोजेक्ट को तमिलनाडु सरकार से सारी जरूरी मंजूरियां मिल गई हैं। इन मंजूरियों के मिलने के बाद कंपनी ने चेन्नई के इस थीम पार्क प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी कर दिया है, जो कि करीब 62 एकड़ में फैला हुआ है। चेन्नई से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित इस प्रोजेक्ट में कंपनी 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फिलहाल कंपनी के पास बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची में 3 एम्यूजमेंट पार्क्स हैं और ये कंपनी का चौथा प्रोजेक्ट होगा। 25 अक्टूबर को कमजोर बाजार में भी वंडरला हॉलिडेज का शेयर करीब 6% की तेजी के साथ 855 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर करीब 10% की बढ़त के साथ 887 रुपये के 52 वीक हाई तक भी उछल गया था। सातवीं खबर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़ी कंपनी IRM एनर्जी के IPO की इस हफ्ते बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग से बाजार को काफी निराशा हुई। 505 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले NSE पर यह शेयर 477 रुपये 25 पैसे के भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से 5.5% डिस्काउंट पर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। बावजूद इसके कि इस IPO को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। यह IPO कुल 27 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें NII का कोटा सबसे ज्यादा करीब 48 गुना भरा था। 26 अक्टूबर को कारोबार की समाप्ति पर IRM एनर्जी का शेयर 477 रुपये 25 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 1% नीचे और इशू प्राइस से करीब 6.5% नीचे बंद हुआ था। आठवीं खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर इस हफ्ते अच्छी बुरी दोनों तरह की खबरें आई हैं। अच्छी खबर यह है कि अजय गोयल कंपनी के CFO के पद पर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि अजय गोयल फिलहाल देश के सबसे बड़े एडटेक स्टार्टअप बायजूस के CFO हैं और 30 अक्टूबर से वेदांता में अपना पदभार संभालेंगे। बुरी खबर यह है कि वेदांता की मौजूदा CFO सोनल श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पिछले महीने वेदांता ने अपने पूरे कारोबार को 6 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डीमर्जर की घोषणा की थी और माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सोनल श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पर अजय गोयल की कंपनी में वापसी की खबर पर फोकस करते हुए 25 अक्टूबर को वेदांता का शेयर गिरते बाजार में भी करीब 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। नौवीं खबर, वडोदरा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशंस ने गुजरात में EV एंसिलरी क्लस्टर को डेवलप करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। 2024 तक बनकर तैयार होने वाले इस क्लस्टर में निवेश को लेकर कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ शुरुआती करार भी कर लिया है। ये प्रस्तावित निवेश इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के अलावा वडोदरा इकाई में मोटर असेंबली यूनिट लगाने, लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन शुरू करने और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंसिलरीज के डेवलपमेंट पर होगा। इससे करीब 5000 लोगों को रोजगार भी मिलता हुआ दिखेगा। 26 अक्टूबर को वार्ड विजार्ड का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 0.9% की बढ़त लेकर 41 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 43 रुपये का 52 वीक हाई भी टच किया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। विंड एनर्जी कारोबार से जुड़ी कंपनी आइनॉक्स विंड को एनक्लैट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल एनक्लैट ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ी दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। यही नहीं, एनक्लैट की 3 सदस्यीय पीठ ने NCLT की चंडीगढ़ बेंच के 22 मई 2023 के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कंपनी के एक ऑपरेशनल क्रेडिटर GRI टावर्स इंडिया की ओर से दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया गया था। एनक्लैट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि IBC यानी दिवालिया कानून कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूज यानी 2 पार्टियों के बीच हुए करार की बकाया रकम की रिकवरी के लिए नहीं है और इस केस से जुड़े दस्तावेजों से साफ है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूज की रिकवरी से जुड़ा ही मामला है। 23 अक्टूबर को आइनॉक्स विंड का शेयर करीब 2% और आइनॉक्स विंड एनर्जी का शेयर 7% गिरकर 2492 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी MD एंड CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि बाजार को बैंक के अंदर से किसी के प्रमोशन की उम्मीद थी। यह मंजूरी अगले 3 साल के लिए दी गई है, जो कि 1 जनवरी
2024 से लागू होगी। इस मंजूरी को अभी शेयरधारकों से मंजूरी मिलना बाकी है, पर 23 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दरअसल उदय कोटक का बैंक में 1 जनवरी 2024 को कार्यकाल खत्म हो रहा था, पर उससे करीब 3 महीने पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प की सब्सिडरी कंपनी ने 628 करोड़ रुपए के शो कॉज जीएसटी नोटिस को सिक्किम हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। इस अर्जी के बाद अगली सुनवाई तक सिक्किम हाईकोर्ट ने डीजीजीआई से स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए कहा है, यानी कि कोई कड़ी कार्रवाई ना करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने इस शो कॉज नोटिस पर 15 दिसंबर 2023 तक रिस्पांस फाइल करने की बात कही, यानी कि जवाब देने की बात कही है। 23 अक्टूबर को डेल्टा कॉर्प का शेयर कमजोर बाजार में भी 1/4% की बढ़त के साथ 130 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, अदानी समूह इस हफ्ते 3 अलग अलग खबरों के चलते फोकस में रहा। 25 अक्टूबर को खबर आई कि लंबे समय से अदानी समूह के ऑडिटर रहे अर्न्स्ट एंड यंग यानी EY की एक मेंबर फर्म SR बाटलीबोई के खिलाफ भारत के अकाउंटिंग रेगुलेटर NFRA ने जांच शुरू की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अकाउंटिंग फर्म से अदानी समूह के कई ऑडिटर के बारे में रेगुलेटर ने साल 2014 से अब तक के कई फाइल और कम्युनिकेशंस मांगे हैं। इस खबर की वजह से अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर बुधवार 25 अक्टूबर को करीब 2% गिरकर 2261 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। साथ ही दूसरी खबर ये थी कि अदानी पोर्ट्स ने उदनवत लीजिंग IFSC लिमिटेड नाम की नई एंटिटी का गठन किया है। इस नई एंटिटी के जरिए अदानी पोर्ट्स की ओर से विमानों को खरीदने और लीज करने का कारोबार किया जाएगा। 25 अक्टूबर को अदानी पोर्ट्स का शेयर मामूली गिरावट के साथ 771 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 26 अक्टूबर को खबर आई कि गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए $4 अरब के फंड जुटाने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह किफ़ायती ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के विकास में ये पैसा खर्च करेगा। 26 अक्टूबर को अदानी ग्रीन का शेयर करीब 3.25% गिरकर 852 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई। पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनी को एक नोटिस भेजा है। दरअसल कंपनी में लेटरल भर्ती में चयनित लोगों की ऑनबोर्डिंग में देरी को लेकर एक शिकायत की गई थी और उसी के संबंध में कंपनी को ये नोटिस भेजा गया है। दूसरी खबर यह है कि TCS अपनी करीब 1000 स्टाफिंग फर्म्स के रेट्स यानी इन फर्म्स को किए जाने वाले भुगतान को रिवाइज करने जा रही है। बीते 6 साल में ये पहली बार है जब TCS अपनी स्टाफिंग फर्म्स के रेट्स को लेकर बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी में भर्ती होने वाले हर इंजीनियर के लिए भुगतान किए जाने वाली रकम को जनवरी से संशोधित किया जाएगा। 25 अक्टूबर को TCS का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, बेंगलुरु की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी TD पावर सिस्टम्स को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। कंपनी के फाउंडर विजय किर्लोस्कर ने साल 2011 में आए कंपनी के IPO में खुलासे को लेकर कथित चूक पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC में जाने की धमकी दी है। दरअसल शेयरधारकों के हितों की रक्षा से जुड़ी गवर्नेंस फर्म इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज ने इस महीने की शुरुआत में सेबी को एक लेटर लिखकर कथित गड़बड़ी की शिकायत की थी और जांच की मांग भी की थी। एक शिकायतकर्ता से मिले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनगवर्न ने आरोप लगाया था कि विजय किर्लोस्कर, निखिल कुमार, मोहिब खेरिचा और कंपनी के बीच 18 जुलाई 2001 को एक शेयर परचेज एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट किया गया था, जिसका खुलासा IPO के दस्तावेजों में नहीं था। इस पर कंपनी ने सफाई जारी कर कहा था कि ये करार निखिल कुमार, मोहिब खेरिचा और कंपनी के बीच हुआ था, जो कि 6 जनवरी 2011 को रद्द कर दिया गया था। यही नहीं, विजय किर्लोस्कर इस शेयर परचेज एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे, जिस पर विजय किर्लोस्कर ने अब CVC जाने की धमकी दी है। 25 अक्टूबर को TD पावर का शेयर 5% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, माइनिंग कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी NMDC की छत्तीसगढ़ में स्थित सब्सिडरी कंपनी NMDC स्टील्स यानी NSL के विनिवेश की प्रक्रिया शायद मई 2024 में होने वाले आम चुनाव के बाद तक के लिए लटक गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार आम चुनाव होने के बाद ही NSL के बड़े हिस्से की बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां मंगवाई जाएंगी। आपको बता दें कि NMDC इस नए स्टील प्लांट में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी कर चुकी है। 25 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो NMDC का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 1% चढ़कर और NMDC स्टील का शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के बाद एकदम सपाट बंद हुआ था। आठवीं खबर, शुगर उत्पादन के कारोबार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बजाज हिंदुस्तान शुगर को NCLT से बड़ी राहत मिली है। दरअसल NCLT ने बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ी अर्जी को
खारिज कर दिया है। यह अर्जी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की ओर से दी गई थी। असल में एसबीआई ने इस कंपनी के खिलाफ दी गई अर्जी को वापस ले लिया है और कहा है कि कंपनी की ओर से सारी बकाया रकम अदा कर दी गई है। आपको बता दें कि इस कंपनी पर बैंकों का कुल 4,771 करोड़ रुपए का बकाया था, जिसमें एसबीआई की सबसे ज़्यादा 1,192 करोड़ रुपए की रकम थी और कंपनी 2 बार अपने कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग कर चुकी है, जिसके तहत लेंडर्स बड़ा हेयर कट ले चुके हैं, यानी कि बड़ा घाटा पहले ही सहन कर चुके हैं। 25 अक्टूबर को बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर करीब 2% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की। स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। बीते वीकेंड पर ऐसी खबर थी कि मणिपाल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई की बायजूस में $35 करोड़ का निवेश करने के लिए बातचीत चल रही है। इक्विटी और कर्ज के रूप में होने वाले इस निवेश का बड़ा हिस्सा आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानी AESL में किया जाएगा। बायजूस के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन के पास आकाश की 30% हिस्सेदारी है, जिसमें से वो कुछ हिस्सा पई को $8 से $9 करोड़ में बेच सकते हैं। इस रकम से बायजू को अपनी गिरवी रखे शेयर छुड़वाने में मदद मिलेगी, जो कि उन्होंने डेविडसन कैंपनर से लिए गए लोन के लिए कोलैटरल के तौर पर उनके पास रखे थे। दूसरी खबर, कार सर्विस की सेवा देने वाली टेक स्टार्टअप कंपनी गो मैकेनिक के फाउंडर अमित भसीन और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने यह केस दर्ज किया है। कंपनी के 3 वेंचर कैपिटल निवेशकों ने फाउंडर और कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और खातों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तीसरी खबर, डिजिटल लैंडिंग ब्रांड्स किस्त और रिंग की पेरेंट कंपनी OneMe टेक्नोलॉजीज की वित्त वर्ष 2023 की आय में 100% की वृद्धि हुई है। पिछले साल के 517 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की आय 1,037 करोड़ रुपए रही है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 95.5 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 65 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। 2015 में स्थापित मुंबई के इस फिनटेक स्टार्टअप का 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का दावा है, जिसमें से करीब 40 लाख ग्राहक बीते 12 महीने में ही जोड़े गए हैं। चौथी खबर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मशहूर कंपनी मामाअर्थ ने आखिरकार अपने IPO लाने की डेट का ऐलान कर दिया है। मामाअर्थ ब्रांड नेम के तहत कारोबार करने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने 24 अक्टूबर को सेबी में ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा किया था। कंपनी इस IPO के जरिए 1,701 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें से 365 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक 4 करोड़ 12 लाख शेयर बेचेंगे। इस IPO का प्राइस बैंड 308 रुपये से 324 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और प्राइसिंग के हिसाब से कंपनी को 10,425 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिलेगा। पांचवी खबर, फैशन स्टार्टअप वर्गियो ने पिछले कुछ महीनों में अपने करीब 1/3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर छंटनी इस साल अप्रैल से जून महीने के बीच हुई है। मिंत्रा के पूर्व CEO अमर नागाराम की ओर से शुरू की गई इस कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग के तहत अपने 20 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो कि कंपनी के कुल स्टाफ के 33% हिस्से के बराबर है। इस कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज में वर्गियो के सीनियर कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। छठी खबर, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने गीगा फैक्ट्री में सेल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए टेमेसेक और SBI से करीब 3,200 करोड़ रुपए की पूंजी जुटा ली है। कंपनी को टेमेसेक से इक्विटी और डेट के रूप में और वहीं SBI से प्रोजेक्ट डेट के रूप में ये फंडिंग मिली है। माना जा रहा है कि इस फंडिंग से कंपनी को अपने IPO तक अब रकम जुटाने की जरूरत नहीं होगी, जिसके जरिए कंपनी 80 करोड़ से $1 अरब जुटाना चाहती है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन माना जा रहा है $5 अरब से बढ़कर $5.5 अरब हो जाएगा। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ा बीते हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट्स के साथ साथ स्टार्टअप जगत का पूरे हफ्ते का अपडेट मिल गया होगा। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें, जैसा कि आप कॉमेंट्स के जरिए लगातार करते आ रहे हैं। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।